एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी कि मैं प्री इंजीनियरिंग में जाऊं, लेकिन मार्क्स मेरे जो थे वो इतने अच्छे नहीं आए। तो उस चीज़ को फिर मैंने अपने ऊपर बहुत गिल्ट में मैं ले गया कि मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और मेरे वालिद जो मुझसे चाह रहे थे कि मैं इंजीनियरिंग साइड पे जाऊं, तो मैं फिर वहाँ पे नहीं जा सका। तो तब से लेकर 2 साल पहले तक मेरा जो वक्त है ये बहुत मुश्किल गुजरा कि मैं पब्लिक गैदरिंग में दोस्तों के साथ, या फिर मैं जब क्लास में मेरी जब अटेंडेंस आने वाली होती थी, तो मेरे से प्रेजेंट या यस सर नहीं बोला जाता था। तो मैं सोचता था जब भी मेरा रोल नंबर आता था कि अब मुझे यस सर पे एनजाइटी ज्यादा आ रही है या प्रेजेंट पे एनजाइटी ज्यादा आ रही है। तो फिर उसी माइंड में एक एल्गोरिदम कह लें या एक प्रोग्राम चलता था कि इस वर्ड पे आज एनजाइटी कम आ रही है, तो मैं आज वही वर्ड बोल लेता हूँ। फिर ये कि मेरे पेपर वाले एग्जाम तो अच्छे हो जाते थे, लेकिन जो वाइवे वाले एग्जाम होते थे वो बहुत बुरे होते थे। कि माइंड में तो वो चीज है, लेकिन माइंड की और टंग की आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती थी, और वर्ड जो है वो बाहर नहीं आते थे। तो इसी तरह फिर एजुकेशन का जो पीरियड है वो गुजर गया, और मेरे जो मार्क्स हैं वो तकरीबन 75% आए थे। मेरा जो CGPA था वो 3.26 था आउट ऑफ 4। अब मुझे नहीं अंदाजा कि इंडिया में भी ये CGPA होता है या नहीं, लेकिन अगर आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 75% बनते हैं। तो अब जब मैं जॉब लेने के लिए जाता था और इंटरव्यू होता था, तो वहाँ भी यही मसला होता था कि आपको बोल के बताना पड़ता है कि जो मेरे माइंड में है वो ये है। लेकिन वो कहते थे कि आपने ठीक है एक डिग्री ली है, लेकिन हमें तो नहीं पता कि आप इस केपेबल भी हैं या नहीं, ये काम कर भी पाएंगे या नहीं, आप में इस चीज़ का एप्टीट्यूड है या नहीं। तो शुरू के तो 2 साल बहुत बुरे गुजरे कि मैंने इतने इंटरव्यूज दिए कि मुझे लगा कि ये मुझसे इंटरव्यू क्रैक नहीं होंगे। तो मुझे प्रोग्रामिंग जो है शुरू से ही मुश्किल लगती थी। मुझे लगता था कि ये प्रोग्रामर जो है ये कोई अलग ही मखलूक हैं, तो ये तो इंसान ही नहीं होते। तो फिर मेरे सीनियर्स ने मुझे गाइड किया कि आप ना छोटे छोटे प्रोग्राम से शुरू करें, आप इंटर्नशिप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, और ये छोटे छोटे टास्क होते हैं इनकी आप घर पर प्रैक्टिस करें, और कोशिश करें आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो फिर उस चीज को फिर मैंने जरा सीरियस लिया, और फिर मैंने प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में मैंने फिर इंटरव्यूज देना शुरू किए। वहां भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो फिर कहते थे कि आपके माइंड में जो कुछ है आप हमें लिख के बता दें, आप हमें पेपर पे कुछ बता दें कि ये प्रोग्राम ऐसा होगा, इसका एल्गोरिदम ऐसा होगा। तो फिर ऐसे मैंने अपना कैरियर शुरू किया, और फिर उसमें मुझे काफ़ी कामयाबी मिली, और मैंने जो एक नाकामी मायूसी का जो पीरियड था वो फिर कम हुआ। लेकिन मेरी मेरी स्टैमरिंग फिर वैसे की वैसे ही रही। मैं जब सीनियर्स के साथ या क्लाइंट के साथ मुझे मीटिंग करनी होती तो वर्ड मुंह पे आते ही नहीं थे। तो फिर ऐसा रहा कि मुझे लगा कि ऐसे तो मैं कैरियर में ग्रो नहीं कर पाऊंगा। तो फिर यूट्यूब पे मैंने इसके बारे में, स्टैमरिंग के बारे में सर्च करना शुरू किया। तो इंडिया के बहुत से स्पीच थेरेपिस्ट मुझे मिले।
तो उनमें मैं एक थे सूरज स्टैमरिंग केयर सेंटर, वहाँ पे बीके सिंह साहब थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसे आपसे स्पीच थेरेपी लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से हैं। मैंने कहा मैं पाकिस्तान से। उन्होंने कहा कि पेमेंट का इशू आएगा तो आप ऐसा करें कि टीसा को ज्वाइन कर लें। मैंने उनसे कहा कि टीसा क्या चीज़ है। उन्होंने कहा ये मैं वेबसाइट का आपको लिंक दे रहा हूँ, तो आप इससे लिंक को जरा जाके देखें। उन्होंने सिर्फ बस मुझे इतना गाइड किया। तो टीसा की मैं वेबसाइट पर गया, तो वहाँ पर एक SHGs की मीटिंग्स की लिस्ट थी पूरी, कि फिजिकली यहाँ पे SHGs होती हैं। तो मैं बड़ा मायूस हुआ, ये तो सारी फिजिकल SHGs की मीटिंग्स हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि मैं वहां पे जाके प्रैक्टिस करूं या कुछ सीख सकूं। तो सबसे नीचे फिर ऑनलाइन SHG की ऑप्शन थी, उसको फिर मैंने ज्वाइन किया। तो वहां पे अफजल खान साहब और रोहिल जालके साहब का नंबर था। उस पर फिर मैंने कांटेक्ट किया, और फिर मेरी अफजल खान साहब से भी बात हुई, और मेरी रोहल जाल के साहब से भी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि आप एक अपनी छोटी सी वीडियो बनाकर हम इससे शेयर करें, तो हम उसको इवेल्युएट करेंगे। तो फिर हम आपको टीसा का मेंबर बना देंगे। लेकिन इसी दौरान मैं फिर जो यूट्यूब पे दूसरे स्पीच थेरेपिस्ट है उनको मैं देखता रहा, जिसमें अंकुश पारे हैं, जिनमें वसीम अहमद साहब हैं, फिर फारूक साहब जिनका हील स्टैमरिंग के नाम से यूट्यूब चैनल है। इनकी टेक्निक्स मैंने फिर ग्रैब की, इनको देखा। तो मैंने उनको जो है समझा, और कोशिश की कि अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाऊं। तो मुझे कोई फिर 3 से 4 महीने लगे। तो मैंने किसी हद तक अपनी स्पीच को बेहतर बनाया, और फिर जो टीम मीटिंग्स होती थी, जो इंटरव्यूज मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाते थे, उनको फिर मैंने क्रैक किया। तो ये मेरा एक जर्नी था, एक मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपसे शेयर की। थैंक यू। ओके हारून जी, तो हमने आपका जैसे ये सारा स्टोरी सुना तो हमें एक काफी अच्छी वाइब आई, और काफी अच्छा लगा सुन के। तो तो अभी जो आप जितना अच्छे से आप फ्लुएंटली बात करते हो, तो उसका राज क्या है? मतलब आपने अभी जैसे कि हमें ये चीज के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे आपने सारों की वीडियोस देखी, जो भी वो चीजें आपको ब, बत, बत, बताते थे, तो वो आपने किया ट्राई। तो वीडियोस तो हम भी काफी सारी देखते रहते हैं, पर जो चीज आपने इतने कम टाइम में की है, तो वो चीज हम तो नहीं अभी तक कर सके। तो आप हमें ये चीज बताइए कि आपने एक्स्ट्रा क्या किया है कि आप इतने अच्छे से और इतना फ्लुएंटली बात अभी कर रहे हैं। तो इसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगा कि शाहरुख खान साहब से एक इंटरव्यू में क्वेश्चन हुआ कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। और भी बहुत से एक्टर जो हैं वो मेहनत करते हैं, लेकिन आपका इतना लॉन्ग कैरियर है, तो आप ऐसा क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आम जो एक्टर है वो पहले मेहनत करते हैं, लेकिन जब वो कामयाब हो जाते हैं तो अपनी मेहनत को छोड़ देते हैं। लेकिन जो शाहरुख खान है, उसे जब एक फेम मिला और कामयाबी मिली, तो वो अभी भी वैसे ही मेहनत करता है। तो मैं भी यही कहूँगा कि मैंने प्रैक्टिस को
जो है वो मैं नहीं छोड़ता। मैं कोशिश करता हूँ कि दिनों का गैप आ जाए लेकिन हफ्तों का गैप ना आए। लेकिन इसके साथ कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जो कि हम जो स्टैंडर्ड लोग हैं वो भूल जाते हैं, कि जिसमें सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस की टेक्निक है। तो वो हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि एक्सेप्टेंस क्या है। कि जैसे एक इंसान है जिसके हाथ पैर नहीं है, तो वो फिर उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। लेकिन जो एक स्टैमरर पर्सन है, वो इस चीज को एक हवा सा बना लेता है, और वो समझता है कि ओहो मेरी लाइफ तो अब खत्म हो गई। तो हमें जो है इस चीज को समझना है कि ऐसा क्या पहले किसी पर्सन के साथ हुआ कि जो स्टैमरर था, और वो अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ा। क्या कोई स्टैमरिंग का कोई हल है, कोई इसकी रेमेडी है? तो मैं अगर इसको एक लफ्ज में कहूँ तो कंसिस्टेंसी है। कि आप रोज अपनी कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी आपकी हॉबी है, तो रोजाना की बुनियाद पे आप उसके लिए टाइम निकालें, आप उसको टाइम दें। हम में लोगों में एक मसला है, या ह्यूमंस के साथ आप कह लें कि एक मसला है, कि वो कोई काम शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उसे बीच में छोड़ देते हैं। शायद वो उसको इतना सीरियस नहीं लेते। उनको कुछ फंडामेंटल लेवल पे उन्हें कुछ सक्सेस मिल जाती है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, 95 या 96% तक मुझे फ्लुएंसी अचीव हो गई है, तो अब मुझे मजीद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो फिर आपका जो एक स्टैमरिंग माइंडसेट जो कि 8-10 सालों से बना हुआ होता है, तो वो 2-3 महीने की प्रैक्टिस से तो काफी उसमें फर्क पड़ जाता है। लेकिन वो फिर से दोबारा से लौट आता है, और हम फिर से परेशान हो जाते हैं। तो सक्सेस कभी भी ये जो है वो दिनों में आपको नहीं मिलती। उसके लिए आपको महीनों नहीं तो सालों आपको उस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो अपने आप को टाइम दे, कंसिस्टेंसी से अपने जो एक ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ बढ़ते रहे। तो मैं समझता हूँ कि स्टैमरिंग ही नहीं, जो भी आप अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी की मदद से आप उसको अचीव कर सकते हैं। ओके। सो अभी मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ कि तो आपने तो अपना, जब आपका एजुकेशन हो गया तब आपने ये सारा भी कुछ डिस्कस कर दिया। तो आप जब आप जब छोटे थे, तो उस वक्त आपका कैसा सिचुएशन रहता था? आपको फैमिली ने आपको जैसे कि हैमरिंग थी, तो फैमिली का आपके ऊपर सपोर्ट स सपोर्ट कैसा था? तो जो आपके फैमिली में जो फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं, या फिर हम जहाँ पे रहते हैं, तो और वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ों का सामना करना होता था? तो आप उसके बारे में भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर। जी, जब हम अपने चाइल्डहुड में होते हैं, तो उस वक्त तो हमें इस बारे में इतनी समझ नहीं होती कि क्या वजह है। कि जब मैं अकेले में होता हूँ, अपने घर वालों के साथ होता हूँ, तो काफ़ी फ्लुएंट होता हूँ। लेकिन जब मैं दोस्तों के साथ होता हूँ, अननोन या
स्ट्रेंजर्स लोगों के साथ होता हूँ तो मेरे से बात नहीं हो पाती, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो वो फिर एक पर्सन आइसोलेशन में चला जाता है। तो मेरी भी फिर यही कैफियत होती थी कि मेरे दोस्त बहुत कम होते थे। मैं कोशिश करता था कि मैं बोलने का मौका ना मिले, लेकिन मेरे साथ एक ये होता था कि जब मैं गाना गाता था तो बहुत फ्लुएंट होके गाता था। तो फिर मुझसे घर वाले या मेरे दोस्त होते थे तो वो कहते थे गाना आप जरूर सुनाए हमें। तो मैं बड़ा गाना लहक लहक के सुनाता था, जो भी मुझे याद होते थे। मेरी वालदा मुझे कहा करती थी कि तुम शीशे के सामने प्रैक्टिस किया करो, तुम गाना गाया करो। तो उनसे मेरी हालत ये बर्दाश्त नहीं होती थी। तो मुझे तो उस वक्त इतनी समझ नहीं थी कि ये एक माइंड गेम है, ये एक बैड हैबिट है, और किस तरह से इससे हम अपनी जान छुड़ाएं या इस पर काबू पाए। और मेरे वालदैन ने भी काफी कोशिश की कि किसी डॉक्टर को, किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाए। लेकिन मैं जिस शहर में रहता था वो एक छोटा शहर था, एक मैं बहावलपुर में रहता था। तो वहाँ के डॉक्टर्स को ये बात समझ नहीं आती थी कि एक जो हकलाने वाला बच्चा है उसको हम किस तरह से समझाएं। तो वो यही कह के टाल दिया करते थे कि ये बस वक्ती तौर पर एक चीज है, ये एक जहनी मसला है, तो वक्त के साथ साथ ये चला जाएगा, तो आप इसे टाइम दें। लेकिन उस वक्त तो कोई इस पर बेहतरी नहीं आई। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और मैंने इस बारे में इंफॉर्मेशन लेनी शुरू की तो मुझे पता चला कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक बैड हैबिट है। कि अगर हम कुछ चीज़ों का ख्याल करें, कि जब हम आहिस्ता आहिस्ता बोलें, बात करने में जल्दी ना करें, अपनी ब्रीदिंग पर अगर हम काम करें, तो हम बहुत अच्छा बोल पाते हैं। और बोलने से ज़्यादा अहम जो है आपका कंटेंट होता है। तो कोशिश करें कि आपका कंटेंट पर आपको ग्रिप हो, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे पास ये एक अच्छी चीज़ है। तो अगर मैं बोलूंगा तो लोग जो है वो कंटेंट को सुनते हैं, बजाय इसके कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं। तो ये मेरे बचपन का एक्सपीरियंस। तो अभी अ, मैं आपसे कुछ स्मॉल स्मॉल टिप्स लेना चाहता हूँ। यहाँ पे सभी हैं और वो भी ऑब्वियसली लेंगे। तो क्या है कि वो जो हम एक रेगुलर 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 लाइफ में उन छोटी छोटी या फिर जितनी भी हैं वो हम हम टिप्स को यूज करके हम अपना अपना क कम्युनिकेशन को ब बेहतर बना सकते हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो और 5 टिप्स जरा बस। ओके ओके, मैं कोशिश करूंगा कि मैं 5 टिप्स में इसको समराइज कर सकूं। मैं समझता हूं कि हर पर्सन की अपनी ही एक माइंडसेट होता है, उसकी अपनी ही रीजंस होती हैं। तो मेरी जो 5 टिप्स होंगी, कोई और उन्हें सुनेगा कहेगा बड़ी फजूल टिप्स है। मेरे लिए तो ये टिप्स जो है वो किसी काम की नहीं है, मैंने तो इनको करके देख लिया, तो नहीं नहीं ये तो बिल्कुल फजूल है। तो मैं समझता हूँ कि स्टैमरिंग जो है ये एक बैड हैबिट है। तो कोशिश करें कि अच्छा कंटेंट आप सुने, क्योंकि अगर आप अच्छा सुनेंगे तो आप अच्छा बोल भी पाएंगे।
और अपने आप को कोशिश करें कि जब भी आपका दिन शुरू होता है, आप अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दें, क्योंकि हम एक स्टैमरिंग माइंड सेट के साथ हम एक आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो हमारे माइंड में एक बैड थॉट्स आती रहती हैं कि मैं अच्छा नहीं बोल पाऊंगा, मैंने लास्ट टाइम बोला था तो फला मेरे पे हंसा था। तो वो एक गिल्ट जो है ना, में अंदर ही अंदर खाया जाता है, और हम उस गिल्ट को हमेशा ही अपने साथ लेकर चलते रहते हैं। तो कोशिश करें कि जो कुछ हो जाता है, जो भी कुछ बुरा हो जाता है, उसे आप लेट गो करना सीखें, तो उस बैगेज को, उस बुरी याद को भूल जाएं। और कोशिश करें कि जहां भी आपको बोलने का मौका मिलता है, उसको अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी लें। उस जो गुड मेमोरी को अपना साथ लेके चलें, और जहां भी आपको बोलने का मौका मिलता है, आप उसको, उस गुड मेमोरी को याद करें कि मैं लास्ट टाइम अच्छा बोला था, तो मेरे पास बहुत अच्छा कंटेंट था, तो अब भी मैं बोल पाऊंगा। और कोशिश करें कि अच्छे लोगों को सुना करें। आपके जो भी शौक हैं, जो भी आपकी हॉबीज हैं, उन उसके बारे में जो उसके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सुना करें। और जब भी आपको मौका मिलता है, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन टर्म्स को आप यूज किया करें। और जब भी आपको बात करने का मौका मिलता है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात को शुरू करें। और जब आप देखें कि उन वर्ड से और उस पर्सन से, उस सिचुएशन में आप कंफर्टेबल हो गए हैं, तो फिर थोड़ी सी अपनी वॉइस को आप बढ़ा लें। तो इस तरह अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करके आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। और कोशिश करें कि दिन में कोई 30 मिनट्स जो है, आप अपने लिए निकालें। उसमें आप रीडिंग करें, और स्लो रीडिंग करें। जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, उसमें आप कुछ भी पढ़ें। जो टंग ट्विस्टर्स हैं, उनको आप बोलने की कोशिश करें। और योगा करें, मेडिटेशन करें। जो भी आपकी बैड मेमोरीज हैं, जो थॉट्स हैं, उनको भूलने की कोशिश करें। और अपने मसल्स को जितना रिलैक्स करने की आप कोशिश कर सकते हैं, करें। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स थी, जिनको हम अगर अपनी लाइफ का पार्ट बनाए, तो हम अपनी कम्युनिकेशन को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि जो और स्पीकर्स हैं उनको भी तो मतलब क्वेश्चन पूछने का चांस मिलना चाहिए। हाँ और हाँ ये हाँ, मैंने जब से करिए आप। मैंने जब से मैंने मतलब इतना देर ये से मैं आप इसमें आप ये अपना देख रहा क्वेश्चन हूँ पूछ सकते कि एक ही पार्टिसिपेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आई थिंक इट्स अनफेयर ये रुक एज इट जाइए, गोज होगा टू यार। पर अभी आप अगेंस्ट मीटिंग रूल। हमारे अभी हो रहे हैं ना, तो क्वेश्चन अभी हमारे हो रहे हैं, तो जैसे ही हमारे क्वेश्चंस होंगे तो फिर सभी को हम हम एक चांस देंगे ना। एक्चुअली तो भी आप मतलब जैसे कि हमारी मीटिंग सिर्फ 1 घंटे की है, तो हमको लगता है जी। कि हर स्पीकर को सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछने का मौका मिलना चाहिए। ऐसे हाँ हर एक हाँ सार्थक, पार्टिसिपेंट हाँ को पूछ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सार्थक, मैं यहाँ कुछ बोलना चाहूंगा। अमन जी, जी। मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि ये जो हमारा पॉडकास्ट का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसे ही होता है। पहले जो होस्ट होता है वो अपने क्वेश्चन पूछता है 45 मिनट्स तक, 40 मिनट्स तक। उसके बाद सबको मौका मिलता है होस्ट से सवाल पूछने का। ये जो हमारी जो यूजुअल जो लॉन्च मीटिंग होती है उसका, उससे ये फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। ओके ओके, थैंक यू। मतलब एक्चुअली मुझे नहीं लगा नहीं, कि कोई नहीं, शायद हाँ अगर हाँ कोई बहुत नहीं, वो हो एक रहा मिसकम्युनिकेशन हो है। गया था, कोई दिक्कत नहीं। Okay, all right. Actually, हाँ I have to
नहीं। सो आई एम हाँ, लीविंग बाकी आप दैट। अमन जी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अब अपना। हाँ सार्थक जी इनको जरा आप 1 मिनट 2 मिनट का हाँ टाइम जी। दे दें, हाँ ये हाँ, अपना कोई क्वेश्चन नहीं पूछते नहीं हैं। नहीं, एक्चुअली आई एम सॉरी, मतलब नहीं, कोई आप चक्कर नहीं, लोग कोई चक्कर नहीं यार। कंफर्टेबल रखो। नहीं, अब आपको पूछो आप। क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, एवरी हमने आपके लिए इंडियन अब टाइम पूछना ले पड़ेगा, लिया। अब पूछना पड़ेगा। अब पूछना पड़ेगा क्वेश्चन। ओके ओके, अगर आप लोग इतना इंसिस्ट, अगर इंसिस्ट करते हो तो ये पूछ ही लेता हूँ। सो हारून रशीद जी, आप से मेरी बात भी हुई है 2 बार फोन कॉल पे। तो मुझे आप ये बताइए, कुछ अलग क्वेश्चन है। आपका स्पीच का जो हम लोगों का जो ये स्पीच का एक्सपीरियंस है, इसको लेके क्या आपकी पर्सनल, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इसका इफेक्ट हुआ है? मतलब आपकी, अगर आपकी अगर आपकी वाइफ अगर हैं तो आपके का आपका मतलब उनसे रिलेशन अच्छा है, इस चीज को लेके आप लोग इसको कैसे आपस में हैंडल हैंडल करते हो? अच्छा, तब सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि शादी से पहले तो मेरे लिए ये काफी बड़ा मसला था, क्योंकि जब भी मेरे से लड़की वाले मिलने आते थे तो वो मुझसे बात करते थे, तो वो कहते थे नहीं नहीं, ये लड़का अगर अपनी कम्युनिकेशन में इतना वीक है तो ये घर पूरा कैसे संभालेगा। तो उसमें तो मुझे काफी मुश्किलात फेस करनी पड़ी। लेकिन जब एक लड़की से मेरी शादी हो गई तो मेरी मिसिस को इस बारे में कुछ इशू नहीं था। वो समझती थी कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप जॉब जॉब पर भी आप अपने बॉसेस से, अपने को वर्कर से ठीक तरह बात कर लेते हैं तो मुझे इससे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो मेरी पर्सनल लाइफ में तो इस चीज को लेकर इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि जब आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो आपके माइंड में बहुत ज्यादा एक तूफान सा, ये कहा जाता है पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन कोई पर्सन आपके साथ सुबह दोपहर शाम एक 24 घंटे वक्त गुजारे तो फिर वो इतना माइंड में एक तूफान नहीं आता। और वो आपको फील होता है ये तो मेरा दोस्त है, तो अगर मैं इससे बात करूंगा तो वो इतना मसला नहीं होगा। तो शुरू के जो कुछ दिन थे वो तो जरा मुश्किल मुझे लगे, और मैंने कोशिश की कि मैं बात कम करूं। लेकिन जैसे जैसे हम दोस्त बनने लग गए और बातें शेयर करना शुरू की तो फिर इतना बाद में मसला नहीं आया। ओके ओके, थैंक यू, बस बस में। ओके, थैंक यू। एक ही सवाल था मेरा। वेलकम। तो अभी अ, हम सारे 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 पार्टिसिपेंट्स को हम क्वेश्चंस पूछने का चांस देंगे। तो जो जो भी अपना क्वेश्चन पूछना चाहता है वो अपने क्वेश्चन के साथ रेडी रहे। तो संजय ओझा जी कुछ क्वेश्चन पूछना पूछना चाहते हैं। तो जी संजय ओझा जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सार्थक जी। सबसे पहले अ, अरुण जी को एज अ गेस्ट देख के काफी अच्छा लग रहा है। उनको हर वक्त मैंने होस्टिंग करते हुए देखा है और उनसे काफी कुछ होस्टिंग के बारे में मुझे सीखने को मिला है। बाकी वो हमारे जो लॉन्च मीटिंग का जो होस्टिंग ग्रुप है उसके स्टार भी है। और उनका एक फेवरेट क्वेश्चन है, वो काफी गेस्ट से पूछते हैं। मैं सेम क्वेश्चन उनसे पूछना चाहूंगा कि इस टैमरिंग को लेकर कभी ऐसा हुआ है कि मतलब एक जो फेज होता है ना, सबसे हमारा बुरा फेज होता है, वो बुरा फेज उनके लाइफ में क्या रहा था और वो उससे वो कैसे निकले? जी, स्टैमरिंग को लेके जो मेरी फर्स्ट जॉब
गेट करने का मेरा जो पीरियड था वो मेरे लिए काफी तकलीफ दे था। तो मैंने जॉब तो ले ली थी किसी न किसी तरह। लेकिन फिर मेरी लाइफ में एक और फेज भी आया जब मैं अपनी कैरियर में इसी स्टैमरिंग को लेकर ग्रो नहीं कर रहा था। फिर मैंने अपनी स्टैमरिंग को लेकर काफी सीरियस हुआ। और फिर मैंने कोई 2 से 3 महीने जो है 2 साल पहले, अप्रैल 2022 में, वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने जो है 2 महीने के अंदर अंदर समझ लें कि सुबह दोपहर शाम, मैंने इसको काफी टाइम दिया कि मैं सुबह के वक्त जो है 7:30 से 9 बजे का टाइम, और फिर शाम को 8:30 से 10:30 बजे का टाइम, ये जो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम, इन इनमें मैं अपनी स्पीच को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस होता था। मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता था। और इसमें मैंने डिफरेंट स्पोर्ट ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ था, जिसमें स्टेमोराई ऐप है और ये तो स्पीकर्स कनेक्ट नाम का एक स्पोर्ट ग्रुप था, जिसमें मैं बस सुबह के वक्त भी प्रैक्टिस करता था, शाम के वक्त भी प्रैक्टिस करता था। और मेरे फिर कुलीग्स ने काफी फील किया कि मैं जो बात करते वक्त बहुत एंजाइटी फील करता था और मेरे मुंह से वर्ड्स नहीं निकलते थे, तो अब मैं काफी फ्लुएंट होकर बात करता हूँ। तो वो मेरी लाइफ के काफी मुश्किल दिन रहे, और मैं समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं इसके साथ। और अगर मैं कहीं पाकिस्तान में स्पीच थेरेपी के लिए गया भी, तो वो छोटे बच्चों की तरह मुझे ट्रीट करते थे और वो कहते थे कि आप मुख्तलिफ आवाजें निकालें। तो मैं कहता था ये तो छोटे बच्चों के लिए थेरेपी है, जो भी बोलना शुरू करने, मेरा तो एक माइंड प्रॉब्लम है। तो वो कहते थे नहीं आप शुरू तो करें। तो मैं फिर काफी वहां से दिल बर्दाश्ता होके आ जाता था। और मुझे इतनी समझ नहीं आती थी कि मैं इस मसले को कैसे डील करूं। और फिर मुझे कुछ यूट्यूब पर काफी अच्छे पर्सन मिले और उन्होंने बताया कि ये एक माइंड गेम है, तो आपने अपने माइंड को बेवकूफ बनाना है, उसके साथ प्ले करना है। तो इस तरह से आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो के अभी राहुल संघिलिया जी क्वेश्चन पूछना पूछना चा चा पूछना चाहते हैं। तो राहुल जी, हाँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद सार्थक जी। आ, आपका पहला पॉडकास्ट बड़ा जोरदार है, और हमारे गेस्ट भी बड़े जोरदार है। तो अब दोनों को बहुत बधाई। तो एक्चुअली मेरे को अरुण जी ना, जब जब फर्स्ट टाइम मैंने जब ज्वाइन किया था, तो मैं तो अरुण जी से उसी वक्त मिला था। तो अमूमन क्या तब होता है कि अब ऐसे मैं अरुण जी को जब मैं देखता हूँ, तो मुझे कुछ ही देर में लगने वाला होता है कि मेरी जो स्पीड है वो तेज होने वाली है, और अरुण जी फटाफट से ऐसे करें। तो मैं इसलिए जो जो है, हाँ, तो मैं इसलिए पहले ही से अपनी जो स्पीड है उसको कम कर लिया है। तो तब तब अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक अपनी जो फोटो है वो भी भेजना। मैं उसको फोन के वॉल पेपर पे लगाऊंगा। जब भी मैं बात करूंगा तो मैं एटलीस्ट फोन देख लूंगा, तो मुझे आपका वो हाथ याद रहेगा। तो स- सवाल एक्चुअली में स्टैमरिंग पर काफी हो गया है। तो अगर आप नहीं बताते कि आप पाकिस्तान से, तो मुझे लगता है कि आप ये जब आपको मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मुझे लगा कि आप लखनऊ के कहीं आसपास के रहने वाले हैं।
क्योंकि आपका जो बात का जो लहजा है वो थोड़ा सा लखनवी टाइप का जो जो है वो है। तो जब जब टीसा ज्वाइन करने से पहले कैसे मतलब आप उसको इंडिया को कैसे देखते थे, और अब जो है अब उसको कैसे मतलब देखते हैं आज। जी, मेरा टीसा को ज्वाइन करने का जो पर्पस है कि वो मैं इसको एज ए प्ले ग्राउंड, एक प्रैक्टिस ग्राउंड के तौर पर देखता हूँ। कि मुझे टेक्निक्स का तो पता चल गया है कि बोलने के लिए हमने किस तरह से अपने माइंड को और अपनी वोकल कॉर्ड्स को, माउथ को, टंग को किस तरह से यूज करना है। लेकिन उसके लिए एक प्ले ग्राउंड, एक प्रैक्टिस ग्राउंड भी कुछ होना चाहिए। तो मेरे पाकिस्तान मुल्क में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि टीसा का इसमें कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। और मैं टीसा के मीडियम को, अपनी कम्युनिकेशन को मज़ीद शार्प करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा। और मैं समझता हूँ कि लोगों की जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में टीसा का एक बहुत बड़ा रोल है। और मैं समझता हूँ कि टीसा के एशिया में तो मेरे ख्याल में टीसा के मुकाबले में कोई ऐसा और प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमें इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना है। और हमारे जो नए पार्टिसिपेंट्स डे बाय डे आ रहे हैं उनको भी गाइड करना है कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और जिंदगी में इससे भी बड़े बड़े मसले हैं। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है। तो वो अपनी लाइफ में इतने ज्यादा परेशान ना हो, बस इसे टाइम दें। और हर चीज टाइम मांगती है। तो ये वक्त के साथ साथ ये मसला सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सर। तो ओके हरुण जी, अभी रजत जी कुछ आपसे सवाल सवाल पर पूछना चाहते हैं। तो जी रजत जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। So, hello, Arvind. मेरी एक क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि शिक्षा की कौन सी एक्टिविटी के जरिए आपके स्कूल में आपने ऐसी चिंता की, आपको कौन सी एक्टिविटी लगी जिसने आपको प्रभावित किया, या आपको जब से आप ट्यूशन में आए हैं अभी तक आपको क्या लगता है कि आपको ट्यूशन में क्या किया जिससे आपकी लाइफ में चेंज आया। सॉरी फॉर आवाज अच्छा, रजत जी, आपकी आवाज़ में काफ़ी डिस्टोर्शन है। तो मैं चाहूँगा अगर किसी और पार्टिसिपेंट को इनका क्वेश्चन समझ में आया है तो वो प्लीज़ मुझे बता दें। तो मुझे नहीं समझ आया इनका क्वेश्चन क्या था। जी जी, मैं आपको अ, आपको समझाता हूँ कि उन्होंने क्या किया। तो वो यह कह रहे थे कि आपको आपको ट अ, अ, टी क्या दिया है। और अ, 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 आपको अ, आपको तीसरा की कौन सी ट टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो मेरे हिसाब से यही था उनका क्वेश्चन। ओके, ओके, ओके। एक सेकंड मैं इसमें टेक्निक के बारे में नहीं पूछना चाहता, मतलब ऐसी आपने तीसरा जब से ज्वाइन किया और अभी तक आपको ऐसी क्या चीज लगी जिसने आपको प्रभावित किया या आपकी लाइफ में उसका मेजर रोल रहा है।
जो जो आपने टीसा में या टीसा के पार्टिसिपेंट में देखी। मैं चाहूंगा कि कोई और इनके क्वेश्चन को बताए। मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा है समझना। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। रजत जी आप बता देना अगर शायद मैं गलत हूँ। आप ये पूछ रहे हैं कि टीसा में आपको क्या चीज जो सबसे ज्यादा इफेक्ट की, जिससे आपके माइंडसेट पे या आपकी स्टैमरिंग में चेंज आया, वो एक कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई टीसा के बारे जी। में। राहुल रजत जी यही था ना आपका क्वेश्चन? या हाँ, मेरा क्वेश्चन ओके। अच्छा। टीसा की जो एक एक स्लोगन है, वो मुझे बहुत पसंद आया कि हकलाओ मगर प्यार से। क्योंकि हम जब बात करते हैं तो अपने इस एरिया को काफी सख्त कर लेते हैं और डरते रहते हैं, अपनी स्टैमरिंग को छुपाते रहते हैं। तो इन अगर हम वॉलंटरली स्टैमरिंग करें तो हमारा जो डर है वो निकल जाता है। जो टीसा का ये जो स्लोगन है कि हकलाओ मगर प्यार से, कि अगर हम थोड़ी देर के लिए हकला लें तो हमारा जो हकलाने पर से जो डर है वो हमारा चला जाता है। तो ये मुझे टीसा का स्लोगन काफी पसंद है। इसके अलावा एक और मुझे टीसा का जो कह लें कि वे ऑफ वर्किंग है वो पसंद है। कि ये कोई रीजनल लेवल का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इंडिया के लोगों के अलावा और भी दूसरे मुल्कों से लोग इसका पार्ट बनते हैं और अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं। और टीसा के लोग भी नए आने वाले लोगों को वेलकम करते हैं। तो ये जो टीसा की फिलॉसफी है ये मुझे काफी पसंद है। या थैंक यू सो मच अरुण जी। मेरा एक एक इसमें एक और पॉइंट था कि आपको टीसा की आपकी आपकी लाइफ में टीसा की कौन सी एक्टिविटी का ज्यादा प्रभाव रहा या उससे आपकी लाइफ चेंज हो गई अभी तक की। अच्छा, वैसे तो जो टीसा की जो फिजिकल एसएचजी है, मैं समझता हूँ कि वो काफी कहते हैं यूजफुल एक्टिविटी है। लेकिन जो मैं रोज लॉन्च का पार्ट बनता हूँ उसमें मुझे डिफरेंट होस्ट से कुछ सीखने को मिलता है। और मैं भी उसमें होस्ट बनता हूँ, तो उसमें एक पर्सन को क्रिटिकल थिंकिंग, उसका टाइम मैनेजमेंट, और किस तरह आपने दूसरे पर्सन को बात करने का मौका देना है, उसकी बात सुननी है, एक तरह की आपकी लिसनिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करती हैं, सॉरी इम्प्रूव होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डेली बेसिस पे जो लॉन्च है और उसमें जो डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, उनसे आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। तो रोज लॉन्च का पार्ट बनना, ये मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ में इसका काफी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आपको मेरे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू अरुण जी। और थोड़ी साउंड आ रही है आसपास, तो उसके लिए भी चाहिए आपसे आपको काफी। हेलो। जी जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हेलो, तो मेरा एक क्वेश्चन था, तो मैं अभी पूछूं एक क्वेश्चन? यस, यस, यस। जी जी। तो जी मेरा क्वेश्चन है कि मोटिवेट कैसे रहें हर टाइम? मैं हर टाइम मोटिवेट नहीं रह पाता। मैं अभिषेक के क्वेश्चन का समझ नहीं पाया। अगर संजय जी आप समझ पाए हैं तो आप जरा बता दें। वो ये कह रहे हैं कि वो मोटिवेट नहीं रह पाते ऑल टाइम, तो वो मोटिवेट अच्छा। कैसे रहे? अच्छा। अभिषेक जी, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सभी लोगों का
मसला है कि हम अपनी लाइफ में कोई भी काम शुरू करते हैं, हम उसको ख़त्म नहीं कर पाते। और अगर शुरू भी कर लें तो कुछ दिनों के बाद उसको छोड़ देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में जिस काम को भी आपने शुरू किया है, आप उसकी आउटकम के बारे में सोचें कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो इस काम से मुझे ये बेनिफिट मिलेगा। तो वो बेनिफिट मॉनिटरी भी हो सकता है, और आपके कोई नॉलेज लेवल पे भी इसका बेनिफिट आपको हो सकता है। तो कोई भी काम इस दुनिया में आसान नहीं है। किसी भी तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इजी नहीं होती। तो अपने आप को टाइम दें, और वो टाइम जो है वो डेली बेसिस पे होना चाहिए। और कोशिश करें कि अपना कोई डेली, वीकली और मंथली टारगेट्स बनाएं, ताकि आप अपने आप को सेल्फ मॉनिटर भी कर सके, और अपने टारगेट्स को, अपनी एफर्ट्स को गेज भी कर सके। तो इस तरह आप अपनी मोटिवेशन रख भी पाएंगे। और उस फील्ड में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको जो है हर वक्त सुना करें, उनकी बातें। और मैं समझूंगा कि सुनने से ज्यादा जो है आपके एक्शंस अगर होंगे तो फिर बात बनेगी। सिर्फ सुनने से बात नहीं बनती। तो कोशिश करें कि सोचें कि अगर मैं ये काम कर लूंगा तो मुझे इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर उस बेनिफिट को आप हर वक्त अपने जहन में, अपने माइंड में रखेंगे, तो आप हर वक्त मोटिवेटेड रहेंगे। जी जी जी, ठीक है, मैं इस पे भी अभी वर्क करूंगा। थैंक तो अगर और कोई अपना हसन भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपना हैंड रेस किया, वो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अ, जैसा कि आप भी पाकिस्तान से हैं और मैं भी पाकिस्तान से हूँ, लाहौर से। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको अ, सलाम कहता हूँ। और सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसा कि सब स्पीच थेरेपिस्ट कहते हैं कि आपका माइंड को ये अपने माइंड को ये समझाते हैं कि ठीक है, स्टैमरिंग मेरी लाइफ में अब आ गई है, तो अब मैंने इसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है। मुझे जहाँ भी बात करने का मौका मिलेगा मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं नहीं शर्माऊंगा। स्टैमरिंग होती है तो होने दो। अब ये है कि आप बात तो करेंगे, लेकिन आप में एक अपनी जो स्टैमरिंग छुपाने वाली जो पहले सिचुएशन होती थी वो नहीं रहेगी, लेकिन आपको स्टैमरिंग होती रहेगी। अब आप फिर सोचेंगे कि लाइफ में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको भी तो स्टैमरिंग रही होगी, तो उन्होंने क्या किया होगा। तो उन लोगों को आप देखें, सुने कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या चेंजिंग लेकर आए, कि उन्होंने अपनी स्टैमरिंग के साथ, या उन्होंने अपनी स्टैमरिंग को इम्प्रूव करके अपने लाइफ में आगे बढ़े। तो माइंड चेंज करने की बात यही है कि आप हम अक्सर लोग स्टैमरिंग की वजह से आइसोलेशन में चले जाते हैं, लोगों से बातचीत करना छोड़ देते हैं। तो स्टैमरिंग हमारी ओरिजिनलिटी है, इसको हमने छुपाना नहीं है।
हमने इसके साथ ही इसको दोस्त बना के जिंदगी गुजारनी है। और जहाँ भी आपको मौका मिलता है, उस मौके को अपने फेवर में यूज करें, उसमें अपनी गुड मेमोरी बनाएं। और बात करने में कभी भी जल्दी ना किया करें, आराम आराम से ब्रीदिंग अपनी फास्ट मत होने दें। और कोशिश करें कि बात करने के दौरान अपनी जो बात करने की पेस है उसको जितना कम कर सकते हैं कर सकें। तो ये माइंड के साथ साथ हमारे वोकल कार्ड्स, टंग और माउथ की भी एक एक्सरसाइज है। तो इस तरह से हम अपने माइंड को चेंज करके अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो उनका शायद हो गया है शायद। तो अभी और कोई तो कोई क्वेश्चन नहीं नहीं पर पूछना चाहता। तो एक एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना हम्म, हम्म, पूछना पूछना चाहता हूँ कि वो हम्म, 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 एक मेरा अपना है कि मेरे साथ ये होता है ना कि मैं जब बात करता हूँ तो मैं सिर्फ क्या बोलते, सिर्फ एक ही एक ही अ, एक ही टेक्निक को यूज करता हूँ। तो वो चीज़ नहीं, मतलब जितना अच्छे से मुझे बोलना और बोलना चाहिए तो मैं वो नहीं बोल पाता हूँ। तो मेरा ये मिस्टेक रहता है कि मैं अपने सांस के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। और सांस के ऊपर मैं जब ध्यान नहीं देता हूँ तो फिर मुझे काफी ज्यादा ब ब्लॉकेजेस होते हैं। तो हम अपनी सांस के ऊपर ध्यान कैसे दे सकते हैं? अच्छा, तो ये मसला सभी के साथ ही है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम बस जल्दी जल्दी में अपनी बात खत्म कर दें। तो उसमें ये होता है कि हम जब जिन वर्ड्स पर हमारा डर होता है तो हम उन वर्ड्स को नहीं बोलते, और हमने इतनी जोर लगा के वो वर्ड्स निकाला होता है और सामने वाले को वो बात समझ नहीं आती, और वो कहता है कि ये आप अपनी बात दोबारा से करें, मुझे तो आपकी बात समझ नहीं आई। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि आराम आराम से और सांस लेकर बात करें, और अपना समय लेकर, अपना टाइम लेकर बात करें। जैसा कि इस पॉडकास्ट के दौरान भी का कि मैं बात भी कर रहा हूँ, मेरी ब्रीदिंग भी साथ साथ चल रही है। तो कोशिश करें कि अगर आप भूल भी जाते हैं तो अपने कुछ बॉडी के एंकर्स बना लें कि अगर मैं ऐसे उंगली करूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी सांस पर काम करना है। मैंने अपने जो वर्ड्स हैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता निकालने हैं। तो अपनी बॉडी के कुछ आप एंकर्स बना लें, और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एंकर ऐसे है तो मैंने फलां टेक्निक यूज करनी है। कभी कभार हम बात करने में इतने एंशियस हो जाते हैं कि हम वो टेक्निक यूज करना भूल जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस से ही होगा कि जिस तरह हम 8-10 सालों से एक स्टैमरिंग माइंड सेट के साथ
बात करते जा रहे हैं, तो और वो अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी फिर अपना एक टाइम लेगी। आप कहें कि मैं 2-3 महीनों में या कुछ दिनों में जो है अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाऊँ, तो वो काफी मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल है। तो टीसा की तरफ से जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आप उन सभी टेक्निक्स को यूज किया करें। कि मैंने फलां दिन इस टेक्निक को यूज करना है, जैसा कि एक्सेप्टेंस टेक्निक है, प्रोलोंगेशन टेक्निक है, बाउंसिंग टेक्निक है, वॉलंटरली स्टैमरिंग टेक्निक है। तो आप इन सभी टेक्निक्स को यूज करें, और कोशिश करें कि उनको आप ना भूलें। और अगर भूलते भी हैं तो अपनी बॉडी के कुछ एंकर्स बना लें। एंकर्स वैसे ना कहते हैं, जो जो बैरी जहाज का जो लंगर होता है, जब बैरी जहाज समंदर में किसी किनारे पे या उसके दरमियान में ठहरना होता है, तो वो अपना लंगर गिरा देता है कि जहाज जो है अपनी जगह से ना हिले। तो आप भी अपनी बॉडी के एंकर्स बना सकते हैं कि अगर मैं ये फिंगर को प्रेस करूंगा या पकड़ूंगा, तो मैं फलां टेक्निक को मैं यूज करूंगा। और कोशिश करें कि जो भी टेक्निक आप यूज करते हैं उसे अकेले में सबसे पहले यूज करें, फिर अपने घर वालों के साथ, फिर दोस्तों में, फिर जनरल पब्लिक के साथ। तो इतनी जगहों पर जब आप वो टेक्निक यूज करेंगे तो वो आपको नहीं भूलेंगे। ओके। संजय जी कुछ पूछना चाह रहे जी जी। हाँ संजय जी क्या आप। पहले मैं अपना सवाल पूछूं? अगर ये जो बड़ा ज्ञान क्लासेस से हैं वो अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ ले, क्योंकि उन्होंने कोई अपना सवाल नहीं पूछा है। बताइए। मुझे लगता है शायद वो मेरी आवाज शायद नहीं सुन रहे, तो मैं अपना। एक्चुअली मैं, हाँ, सुन लिया जी आपकी आवाज। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी जी। सबसे से पहले कि ये जो है मतलब बनाया है, बहुत अच्छा लगा कि ऐसा बनाया है ग्रुप, ताकि जो भी हम लोग हैं ऐसे जिनको समस्या है, वो एक जगह पे इकट्ठा हो और अपनी समस्याओं को रिप्रेजेंट करें। और मतलब जो भी समस्या, जो इस समस्या से मतलब तो गुजरे हैं, वो मतलब ठीक हुए हैं, वो लोगों को बताएं, ताकि उनको जीवन में आगे मतलब तरक्की हो, क्योंकि इससे जो है ना बहुत तरह का इशू होता है। तो जैसे मैं भी जो हूँ एक शिक्षक हूँ, और पहले जो है मुझे बहुत समस्या होता था, लेकिन अभी मैं जल्दी में ज्वाइन किया हूँ, क्योंकि मैं बहुत इसमें कि हमको ठीक करना ही है। तो जैसे हम देखे हैं सर, जल्दी में बता रहा हूँ अभी, कि यदि मतलब बुक को यदि धीरे धीरे और जोर से यदि शब्दों को बोला जाए, जैसे हमको बोलना है किताब, तो किताब। और सर इससे जो है ना बहुत अच्छा मैंने है टेक्निक है, मतलब एक तो ये हम जो है पहले मेरा साउंड आप लोग समझ सकते हैं, राइट? तो इससे बहुत मिलता है फायदा, नंबर वन। नंबर टू की हमने देखा कि जैसे एक ये होता है आसन होता है सिंहासन। यदि आप लोग जानते होंगे तो सिंहासन में होता ये है कि आप जो है डॉ के जैसे, है ना, मतलब दोनों पैर दोनों हाथ जो है आगे करिए और दोनों पैर पीछे, और आ करके मतलब जो है जितना ताकत आपके अंदर है उसको बोलिए। दूसरा टेक्निक हो गया सर। और एक और टेक्निक है कि जीभ को जो है, टंग को जो है पूरे घुमाइए, मतलब जैसे आपसे होता है, अंदर से भी बाहर से भी खींचिए उसको। और ऐसे ही कुछ से मतलब ये हुआ। और कुछ ध्यान भी सर हम करते हैं कभी कभी। लेकिन सर जैसे कुछ कुछ सुधार तो है, ऐसा मतलब नो डाउट, सुधार है, बहुत है सुधार। पहले तो मतलब जैसे अभी जैसे भी आप लोग बात
किसी किसी जो है ना अहमदाबाद में जो है इतना होता था हमको समस्या कि मतलब क्या ही कहें, है ना। तो पॉसिबल है, लेकिन समय देना होगा। और इसका सबसे दुख की बात यह है कि लगभग जैसे और बीमारी की जो है मेडिसिन तो है, लेकिन इसका मेडिसिन नहीं है। ये बड़ा ही हम लोग को जो है मैंने बुरी आदत, बोले जो बोले आप। अब कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किसी को देख के हुआ या गिरने से हुआ, चोट से हुआ, बीमारी से हुआ। अभी हम सर जल्दी में एक रिम्पू जी जो हैं बुक लिखे हुए हैं, यदि आप लोग सुने होंगे। सॉरी सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि बाकी लोगों के भी सवाल हैं, इसलिए आप अपना सवाल पूछ लीजिए। सर सवाल मतलब तो ये था कि ऑफलाइन यदि मतलब मीटिंग हो तो बेटर होता मेरे लिए। क्या पॉसिबल है? अगर ऑफलाइन मीटिंग भी हम कर लेंगे, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है और आप समझते हैं कि वो इस मौके की मुनासबत से दूसरे लोग भी उसके फायदा उठा सकते हैं, तो आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो ऑफलाइन भी हम मीटिंग कर लेंगे, नो 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 इशू। अगर आपका कोई अम, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अरुण जी, आप इतना अच्छा से बताया ना कि जो भी था डाउट मन में वो पहले ही हो गया क्लियर। थैंक यू, थैंक यू। चले। ओके। ओके, ओके। थैंक यू, वेलकम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाँ, तो हारून जी, मेरा एक सवाल था कि जो हम स्टैमरर होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है टाइम प्रेशर को रजिस्ट करना, खासकर लाउंज में या अपने पीडब्ल्यूएस साथियों के साथ तो वो हो जाता है, अपने दोस्तों के साथ भी हो जाता है। प्रॉब्लम वहां आती है जब हम अपने ऑफिस में अपने सीनियर के साथ, हमको ये बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज को हम कैसे टैकल कर सकते अच्छा, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि कोशिश करें कि हमारे ऑफिस में जो हमारे सीनियर्स जो कपड़े पहनते हैं, वैसे कपड़े कोई और शख्स पहनता हो, और उससे हम बात करने की कोशिश करें। और जब हम अपने सीनियर के पास जाएं, वो फीलिंग लाए कि इस चाल ढाल, इस ड्रेस से मिलते जुलते पर्सन से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ और मुझे कुछ इतना मसला नहीं हुआ। तो इस तरह से हम विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करके हम अपने सीनियर से बात कर सकते हैं। और कोशिश करें कि सीनियर के सामने बात करते हैं तो एंशियस ना हो जाए। कोशिश करें कि रिवर्स काउंटिंग के थ्रू अपने आप को जरा कूल डाउन करें, जो एक माइंड में प्रेशर आया हुआ है उसे जरा थोड़ा सा रिलीज करें। आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू करें। जी सर, आपने कल इस मसले को मेरे साथ शेयर किया था। मैंने इस मसले को काम किया है और मेरी फाइंडिंग्स ये हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता उस बात को शुरू करें और कोशिश करें कि ऑफिस में कोई और पर्सन जो वैसे ही कपड़े पहनता है, वैसे ही चाल ढाल का है, उससे आप बात करें। तो और उसको मैं उस फीलिंग को, उस मेमोरी को अपने माइंड में उसका पैटर्न बिठाएं। और फिर जब अपने सीनियर से आप बात करने जाते हैं तो उसको रिकॉल करें। तो इस तरह से सीनियर के सामने जो एनजाइटी है उसको हम अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। हैं? थैंक यू। अगर सार्थक जी टाइम दे तो मेरा एक सवाल और है। मैं ये और पूछना चाहता था कि कभी कभार देखा गया है कि जैसे जो स्टैमरर्स होते हैं, उनके बच्चे भी स्टैमरर होते हैं, क्योंकि ये जेनेटिकली होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि नॉन स्टैमर है फिर भी बच्चे उनके स्टैमर होते हैं। तो पेरेंट क्या रोल कर सकते हैं जिससे उसके बच्चे की जो जर्नी हो वो एक आइसबर्ग जो बनता है वो कम से कम बने? तो उसमें एक पेरेंट का रोल क्या हो सकता है? जैसा कि आपने बताया कि आप भी एक पेरेंट हैं। जी, मेरे साथ सेम इशू है। और मेरा जो बेटा है वो भी स्टैमर करता है। शायद वो
मुझे देखता है, मुझे कॉपी करता है, या फिर उसके डीएनए में है, तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स का रोल उसमें काफी सिंपैथेटिक होना चाहिए। कि वो एक, जो बच्चा एक ट्रॉमा से गुजर रहा है, उसको वो बेहतर तौर पर समझ सकता है कि बच्चे के लिए ये काफी पेनफुल होता है कि वो अच्छी तरह से क्लास में, या जहाँ वो पढ़ने जाता है, या दूसरे बच्चों में वो खेलता है, वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। और अगर आप बच्चे को वो टेक्निक बताएंगे भी तो उसकी समझ में नहीं आएगा। हाँ, हम उससे ये कह सकते हैं कि बेटे आप आराम आराम से बात करें, तो वो उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और ये देखा भी गया है कि जो समर वेकेशंस होती हैं, कुछ पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे की इस तरह से ट्रेनिंग करते हैं कि वो स्लो पेस में बात करें। तो वो जब स्कूल जाते हैं तो उनकी कम्युनिकेशन जो है वो काफी इम्प्रूव होती है। क्योंकि हम कोशिश तो करते हैं कि बच्चा जो है वो घर पे तो स्लो पेस में बात करे, लेकिन जब वो स्कूल जाता है उसे वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता। वो अपने दोस्तों से, अपने टीचर से तेज पेस पे बात करता है, तो वो बच्चे की दो पर्सनैलिटीज बन जाती हैं। तो हम स्टैमरर्स के साथ ये बड़ा मसला है कि हम जब अकेले होते हैं, घर वालों के साथ होते हैं, तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं। और जब जनरल पब्लिक में जाते हैं, हम जो हमारा दूसरा रिसीवर होता है, जो पार्टिसिपेंट होता है, उसकी पेस में जाके बात करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी पर्सनैलिटी के फिर दो पार्ट बन जाते हैं, एक आहिस्ता बात करने वाला और एक तेज बात करने वाला। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी पर्सनैलिटी का एक ही पार्ट बनाए, कि वो आहिस्ता बात करेगा। वो जब भी सोचेगा वो टाइम लेकर सोचेगा। और वो जब भी बात करेगा वो आहिस्ता आहिस्ता बात करेगा। वो कभी भी तेज पेस में, कभी भी बात करने में जल्दी नहीं करेगा। वो अपना टाइम लेके बात करेगा। थैंक यू। तो के हरुण रशीद जी, तो आज का सेशन काफी अच्छा रहा और हमने आपसे काफी कुछ सीखा। तो मेरे हिसाब से अभी अभी काफी ज्यादा ऑलरेडी ऑलरेडी टाइम हो गया है, तो हम अभी इस सेशन को एंड कर सकते हैं, अगर आपकी आपकी ई, ई इजाजत हो तो। जी, मैं समझता हूँ कि काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अगर मैं 5 मिनट मजीद निकाल सकते हैं, अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। और मैं माजरत चाहता हूँ अगर किसी पार्टिसिपेंट का मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया, या मैं उसको सही तौर पे आंसर नहीं कर सका, तो मैं माजरत चाहता हूँ। एज पर माय बेस्ट नॉलेज मैंने कोशिश की कि मैं क्वेश्चन को समझ सकूं और उनका एक फेयर वे में आंसर दे सकूं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे अपने बिजी शेड्यूल में से, अपने बिजी वक्त में से टाइम निकाला ताकि मैं आपसे अपने व्यूज शेयर कर सकूं। अरुण जी, मेरी एक रिक्वेस्ट थी, इस सेशन को एंड करें उससे पहले आप कोई एक शायरी जरूर सुना दें, क्योंकि आप शायरी काफी अच्छी सुनाते हैं। कौन सुना दो। अच्छा जी, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा शेर सुनाऊं जो कि आप सभी के लिए उसको एंजॉय कर सके। तो माइंड में एक शेर आ रहा है। जब भी यादों के बाब लिखूंगा, सारे चेहरे गुलाब लिखूंगा, तेरी कुर्बत के चंद लम्हों को जब भी लिखूंगा, ख्वाब लिखूंगा।
थैंक यू ठाकुर जी। हाँ, थैंक यू। आपसे अब काफी कुछ मुझे सीखने को ना मिला वीडियो आज। आया तो मैं रह गया था। तो सार्थक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो जो भी आपने शेयर कहा, तब मैं वो थोड़ा सा मीटिंग से बाहर हो गया था। तो आप एक बार और शेयर सुना सकते हैं तो जरूर अच्छा, सुन। आप ये चाह रहे हैं कि मैं हाँ शेर जी, फिर से रिपीट कर दूं, ये चाह रहे हैं हाँ आप? जी, हाँ जी, अच्छा, अरुण हाँ जी, हाँ जी, ये कहा था कि सार्थक जी बोल रहे हैं कि वो नेटवर्क इश्यू के कारण वो आपका शेर सुन नहीं पाए, तो इसलिए अच्छा आपसे ठीक है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक बार वही शेर चलिए, रिपीट करें। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस शेर को दोबारा रिपीट कर सकूं कि जब भी यादों के बाब लिखूंगा, सारे चेहरे गुलाब लिखूंगा, तेरी कुर्बत के चंद लम्हों को जब भी लिखूंगा, ख्वाब लिखूंगा। तो ये हाँ। बड़ा ज्ञान क्लासेस ने कुछ अपना हैंड रेज किया है, तो मैं चाहूंगा कि वो अपना हैंड अनम्यूट करके जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन पूछ ले। मेरा क्वेश्चन उनसे है, तो संजय जी से है कि आपका साउंड पहले भी था, मतलब कुछ क्या इशू, मतलब असेंबलिंग का, या फिर आपका नॉर्मल था आपका? नहीं, हाँ, मेरे को स्टैमरिंग होती है, सचुएशनल होती है, या काफी कम होती है, लेकिन तीसरा से जुड़ने से पहले मेरी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। मतलब मुझे अगर स्टैमरिंग हो गई, जैसे मैं एक जगह हम्म। जा रहा था तो इटावा मतलब वॉवेल बोलने में जब अभी भी थी, वो वॉलेंट्री नहीं थी, इनवॉलेंट्री थी। हम्म। तो किसी किसी शब्द में होती है, मुझे हम्म। उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो रिएक्टिविटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा परेशान करती है, मेंटल इश्यूज भी बनाती है। आप हम्म। अवॉइडेंस बिहेवियर बन जाता है। तो हम्म। वो थी, लेकिन तीसरा से जुड़ने के बाद और मैंने वॉलेंट्री स्टैमरिंग को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है, तो मुझको वो ज्यादा हेल्प की है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सर मीटिंग को यदि ना हो क्वेश्चन तो आप समाप्त करें आप। जी जी बिल्कुल, सार्थक जी आप हाँ, मीटिंग को एंड करें। आप इस वक्त लॉन्च में हैं। हाँ जी, मैं हूँ, जानता हूँ। हाँ, तो ओके, फिर आज की मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ओके देन, ओके, गुड नाइट। हैव अ अच्छा नाइस सर डे। सर 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 गुड सर नाइट। सर सर, हाँ जी, हाँ हमें जी, सबसे हाँ जी, रिक्वेस्ट है कि यदि तो संभव हो तो मीटिंग जब भी रखे ना, तो प्लीज संडे को ही और इसी समय पे रखे, ताकि क्योंकि आप समझ अच्छा सकते हैं कि काम सबको होती अच्छा है ना। अच्छा अच्छा, आपसे मैं मीटिंग। ये बात शेयर करना चाहूंगा कि ये जी। हमारी जो पॉडकास्ट की एक्टिविटी है, ये वंस इन अ वीक होती है, लेकिन लॉन्च की एक्टिविटी डेली सेम टाइम पर होती है। तो ये शायद आपका पहला लॉन्च था या आपने काफी अरसे के बाद इसको ज्वाइन किया है? मैं तो इसमें जो हूँ, मतलब हमको मतलब आज आए हैं, जिससे हमको मतलब नहीं था हमको इसके मतलब बारे में मतलब, अच्छा, तो फर्स्ट टाइम आए आपको हैं। इस लॉन्च के बारे में कैसे पता चला? आप हमारे व्हाट्सएप टीसा के व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट हैं या टीसा हाँ के हाँ जी। टेलीग्राम ग्रुप? अच्छा, तो फिर अगर आप टीसा के व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट हैं तो आप मैसेज का वेट कर लिया करें। अ, सा अ, आ 7:30 बजे से पहले पहले तक टीसा के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आ जाता है कि लॉन्च की एक्टिविटी 8 बजे शुरू होगी, उसमें ये होस्ट होगा और ये टॉपिक होगा। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो जाए होकर आएंगे तो आप काफी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे
और काफी कुछ ज्ञान भी यहाँ से लेके जाएंगे। तो ये लॉन्च श्योर श्योर श्योर। एक्टिविटी डेली होती है। तो मेरे ख्याल में संजय जी भी कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, हाँ, मैं वही सवाल करना चाह रहा था कि उनकी ये आज पहली मीटिंग उनने अटेंड की है क्या, वो मुझे मालूम चल गया। हालांकि एक आइडिया लग गया था जिस तरह से वो सवाल पूछ रहे थे। तो मुझे लगता है कि आ, हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब पॉडकास्ट करते हैं तो एक बार हम उस फॉर्मेट को एक बार बता दें कि आज किस किस हिसाब से मीटिंग चलेगी। हाँ, right। ठीक है, तो हाँ, फिर तो हम इस क्या सेशन को एंड करते हैं। अभी हम। और कल हम हाँ, एक नए होस्ट के साथ एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तो मैं इस अच्छे नोट के साथ इस सेशन को एंड करता हूँ कि हम दोबारा मिलेंगे और फिर कुछ नया अच्छा सा शेयर करेंगे। हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बाय।